बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था? तो हमने अपनी पिछली क्लासेस में एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मेटल्स के बारे में पढ़ा था ना, जिसमें हमने क्या समझा था? जिसमें हमने समझा था कि मेटल्स क्या होते हैं। जिसमें हमने क्या समझा था? जिसमें हमने समझा था कि मैटर क्या होता है ना? क्या होता है मैटर? कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड विच हैज मास इज नोन एज मैटर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे चारों तरफ है ना, हमारे चारों तरफ जो भी चीज है उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, है ना। और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसके अंदर क्या है? मास है। तो ये चीज तो हमने समझी थी। अब आप यहाँ सोचोगे कि मैं मैटर के बारे में क्यों बता रही हूँ? तो मैं मैटर के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि मैटर को हमने फिर फर्दर किस में डिवाइड किया था? तो मैटर को हमने फर्दर डिवाइड किया था प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस में, किया था ना। और प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर किस में डिवाइड किया था? प्योर सब्सटेंसेस को हमने फर्दर डिवाइड किया था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, ठीक। तो और फिर ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हमने फर्दर डिवाइड किया था मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। तो ये सारी चीजें तो हमने अपनी पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से समझ ली हैं। और अगर आपने वो क्लासेस मिस कर दी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां पर जाकर उसको चेक कर लेना, ठीक। तो अब आपको समझ में आया कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स कहाँ से आए हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स, ये जो सारे सब्सटेंसेस हैं, ये क्या है? ये प्योर सब्सटेंसेस है, क्लियर। और इसको हमने जब प्योर सब्सटेंस को जब हमने फर्दर डिवाइड किया एलिमेंट और कंपाउंड्स में, एंड देन एलिमेंट्स को हमने डिवाइड किया मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स में। तो ये तो हमने एक रिवीजन कर लिया अपनी पुरानी जो हमने पहले बातें पढ़ी थी, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में? हमने पढ़ा था मेटल्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में हम समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो आज की क्लास में हम क्या समझेंगे? आज की क्लास में हम समझेंगे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, जिसमें हम आज सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में समझेंगे। और उसको हम किस किस टॉपिक में कवर करेंगे? उसको हम सबसे पहले समझेंगे फिजिकल स्टेट में, फिर देन लस्टर में, देन बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ नॉन मेटल्स, देन ब्रिटल, देन हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसके बाद नॉन सोनोरस और लास्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर हम नॉन मेटल को कवर करेंगे, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ नॉन मेटल। तो इसका क्या मतलब है? फिजिकल स्टेट ऑफ नॉन मेटल का मतलब है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो अपनी तीनों स्टेट में रहते हैं। मतलब नॉन मेटल जो है वो सॉलिड में भी रहते हैं, लिक्विड में भी रहते हैं और गैसियस स्टेट में भी रहते हैं, ठीक है। अब जो नॉन मेटल जो सॉलिड स्टेट में रहते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, कार्बन है, आयोडीन है और बोरॉन है। तो ये सारे क्या है? ये नॉन मेटल्स हैं और ये सॉलिड स्टेट में रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉलिड होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जो नॉन मेटल्स हैं वो लिक्विड स्टेट में भी होते हैं, जैसे ब्रोमीन। तो ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल है। और गैसियस स्टेट में जो नॉन मेटल्स हैं उनके क्या एग्जांपल्स हैं? उनके एग्जांपल्स हैं क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें कौन से सॉलिड होते हैं, कौन से लिक्विड होते हैं और कौन से गैसियस स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो ये तो बातें हमने समझ ली फिजिकल स्टेट के बारे में। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो ज्यादातर कलरफुल होते हैं। अब मेटल्स में हमने क्या समझा था? मेटल्स में हमने ये समझा था कि ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो ब्लैकिश ग्रेइश कलर के होते हैं, है ना। लेकिन वहां पर भी कुछ एक्सेप्शंस थे, जैसे गोल्डन कलर का होता है और कॉपर वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है ना। तो वहां पर भी कुछ एक्सेप्शंस थे। लेकिन जनरली जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो किस कलर के होते हैं? वो ब्लैक और ग्रे कलर के होते हैं, क्लियर। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बहुत कलरफुल होते हैं, उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। जैसे सल्फर है वो येलो कलर का होता है, फास्फोरस है वो रेड कलर में भी मिलता है, व्हाइट कलर में भी मिलता है और येलो कलर में भी मिलता है। इसी तरीके से क्लोरीन ये वो येलोइश ग्रीन कलर का एलिमेंट है, नॉन मेटल है। और कौन से हैं? जैसे ये जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या है? ये कलरलेस है। तो हमें क्या पता चला इससे? हमें से ये पता चला कि जो नॉन मेटल्स है वो डिफरेंट कलर में मिलते हैं। ये एक आप डिफरेंस बता सकते हो मेटल्स और नॉन मेटल्स में,
ठीक है। और कार्बन, नॉन मेटल जो कार्बन है वो किस कलर का होता है, वो ब्लैक कलर का होता है। तो ये तो हो गई इसके कलर के बारे में। और इसमें क्या होता है, और इसमें ये है कि जो नॉन मेटल्स है वो जनरली बहुत लाइट एलिमेंट होते हैं, मतलब बहुत हल्के होते हैं, इनकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। तो ये हमने क्या समझ लिया, ये हमने समझ लिया नॉन मेटल्स की फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट किस पे आ गए, लस्टर। लस्टर माने कि जो चमक होती है ना, शाइनी अपीयरेंस, इसको हम क्या कहते हैं, लस्टर। अब क्या, जैसे मेटल्स में हमने पढ़ा था कि मेटल्स जनरली क्या होते हैं, बहुत शाइनी होते हैं, है ना, उनमें लस्टरस होते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें जो उनका सरफेस होता है वो चमकदार होता है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, तो ये क्या है, ये चमकदार है, शाइनी अपीयरेंस है इसकी। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, वो डल होते हैं, मतलब उसमें कोई चमक नहीं है। नॉन मेटल्स जनरली डल है और उनके अंदर कोई चमक नहीं होती है। जैसे आप सल्फर देख लो, फास्फोरस देख लो, ये क्या है, ये डल अपीयरेंस वाले होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। तो वो क्या एक्सेप्शन है, वो है आयोडीन। तो आयोडीन क्या है, आयोडीन मैंने बताया कि नॉन मेटल है, लेकिन उसमें शाइनी अपीयरेंस होती है। तो ये एक एक्सेप्शन है। क्लियर। तो आपको एक्सेप्शन बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई इसमें एक्सेप्शन क्या है, कौन सा नॉन मेटल है जो कि शाइनी है, जिसमें लस्टर है। तो आप क्या बताओगे, आयोडीन। जनरली नॉन मेटल क्या होते हैं, वो डल होते हैं और उनमें कोई चमक नहीं होती है। क्लियर। नेक्स्ट किस पे आ गए हम, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्या हुआ, अब हमने जैसे मेटल्स में पढ़ा, तो मेटल्स क्या होता है, मेटल्स में जनरली जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, है ना, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम। तो इसीलिए तो इनके हम वायर वगैरह बनाते हैं, आपको पता है ना, जो हमने अभी डक्टाइल वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी मेटल की, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम यहाँ समझते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन मेटल्स हैं वो अपने अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर आराम से पास नहीं होने देते हैं, मतलब उसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजी तरीके से पास नहीं हो सकती है। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन फिर यहाँ पे फिर एक एक्सेप्शन आ गया, वो क्या है, जैसे डायमंड। अब डायमंड किस चीज से बना हुआ है, डायमंड जो है वो कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, कार्बन क्या है, कार्बन एक एलिमेंट है, और कौन सा एलिमेंट है, नॉन मेटल है। तो डायमंड किससे बना हुआ है, डायमंड जो है वो कार्बन से बना हुआ है, और डायमंड क्या है, इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन का एक एटम जो है वो फर्दर 4 एटम से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो ये कार्बन का एक एटम है, तो ये इधर 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 4 एटम इसके कार्बन के इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, ये एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। ठीक है, तो जो डायमंड है वो क्या है, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब इसके अंदर हीट बहुत आराम से पास हो जाती है। तो ये एक्सेप्शन हो गया। और इसी तरीके से दूसरा एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट भी कार्बन का एक फॉर्म है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, मतलब कार्बन से डायमंड भी बन रहा है और कार्बन से ग्रेफाइट भी बन रहा है। और ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में कार्बन के 3 एटम्स एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं, मतलब ये कार्बन है तो इधर से 3 एटम कार्बन के जुड़े होंगे कार्बन से, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ग्रेफाइट भी ऐसे ही है। और ग्रेफाइट में हमें क्या दिखता है, ग्रेफाइट में हमें ऐसे हेक्सागोनल रिंग दिखती है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो हमको ऐसी हेक्सागोनल रिंग्स दिखेंगी और फिर इसकी लेयर दिखेगी एक के ऊपर एक। तो ये आपके आगे की क्लासेस का कोर्स है, मैंने बस हल्का सा आपको समझा दिया कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है और डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। क्लियर। तो ग्रेफाइट और डायमंड जो है कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म है, तो इसका मतलब ये भी नॉन मेटल्स है। लेकिन ये एक्सेप्शन शो कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं कि जो डायमंड है वो क्या है, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसीलिए ग्रेफाइट को किसमें यूज किया जाता है, बैटरीज वगैरह में यूज किया जाता है, बैटरीज के इलेक्ट्रोड्स बनाने में ग्रेफाइट को यूज किया जाता है। ठीक, तो अभी हमने क्या समझा कि जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन इसके एक्सेप्शंस है, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और डायमंड और ग्रेफाइट क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ क्या है, कार्बन।
क्लियर? तो ये बात मैं बार बार क्यों रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा आपसे एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं। जनरल प्रॉपर्टी तो आपसे पूछी जाएगी, उसके साथ आपसे एक्सेप्शंस भी पूछे जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया। इसके बाद क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ नॉन मेटल इज लो, ये टॉपिक। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में तो हमने समझा था, जब हमने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी तब हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में भी समझा था। इसका क्या मतलब है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कि किसी भी मेटल की होल्डिंग कैपेसिटी, जैसे आयरन की होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आयरन की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कि अगर आयरन से हम किसी सब्सटेंस को पकड़ेंगे, बहुत हैवी सब्सटेंस को भी हम उठाएंगे आयरन के थ्रू, तो आयरन जो है वो नहीं टूटेगा, वो बहुत सारा जो वेट है वो कैरी कर सकता है। इसीलिए आयरन से हम क्या बनाते हैं, आयरन से हम ब्रिजेस बनाते हैं और रेल्स बनाते हैं, और जो कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन होता है, उसके अंदर भी हम आयरन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत हाई होती है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत लो होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, है ना, ये सॉफ्ट होते हैं, मैंने पहले ही बताया कि ये सॉफ्ट है। तो जो नॉन मेटल्स हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत लो है। तो ये एक डिफरेंस हो गया किसमें, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। ठीक, तो जो नॉन मेटल्स है, अगर वो किसी ऑब्जेक्ट, जो हैवी ऑब्जेक्ट को उठाएंगे तो क्या होंगे, वो टूट जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में। देन ब्रिटल। अब ब्रिटल, इसका क्या मतलब हुआ, ब्रिटल का अगर आप ऐसे मतलब समझो कि जो चीज आसानी से टूट जाए उसे तो हम ब्रिटल कहते हैं, है ना। जैसे आप देखो कि जो हम मेटल्स में पढ़ते थे, मेटल में हमने क्या पढ़ा कि मेटल्स जनरली क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। लेकिन ये जो नॉन मेटल्स है वो ब्रिटल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, वो आराम से टूट जाते हैं, है ना। अब हमने मेटल्स में पढ़ा था कि मेटल्स क्या है, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का क्या मतलब हुआ कि अगर हम इसको हैमर से पीटेंगे, है ना, हैमर से इसको बहुत तेज से पीटेंगे, तो जो मेटल्स है वो जनरली टूटेंगे नहीं, उनकी क्या बन जाएगी, उनकी शीट बन जाएगी ना, हमने पढ़ा था। इसी को हम मेलिएबिलिटी कहते हैं। जैसे कॉपर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, अगर इनको, ये क्या है, ये सारे मेटल्स हैं, तो अगर इनको हम हैमर से बहुत तेजी से भी पीटेंगे तो ये क्या होगा, ये टूटेंगे नहीं, इनकी पतली शीट्स बन जाएगी। और इस प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा था, इस प्रॉपर्टी को हमने कहा था मेलिएबिलिटी। लेकिन नॉन मेटल्स में क्या है, नॉन मेटल्स इतने सॉफ्ट होते हैं कि जब इनको हम हैमर से पीटेंगे तो ये तुरंत टूट जाएंगे, मतलब एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के अलग हो जाएंगे। तो ना इनकी हम शीट बना सकते हैं, ना इनके हम वायर बना सकते हैं। जो हमने अपने मेटल की प्रॉपर्टी एक पढ़ी थी, डक्टाइल होते हैं मेटल्स, मतलब कि इनके हम वायर बना सकते हैं। अब नॉन मेटल्स के ना हम वायर बना सकते हैं और ना ही इनकी हम शीट बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है कि जब इनको हम हैमर से पीटेंगे तो ये टूट जाएंगे, ना ये शीट में कन्वर्ट होंगे, ना ये वायर में कन्वर्ट होंगे। जैसे कोयला आपने देखा है ना, तो अगर कोल किससे बनता है, कोल कार्बन से बनता है। और कार्बन क्या है, कार्बन एक एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है, ये तो भी हमने पढ़ ही लिया। तो अगर हम कोल को हैमर से पीटेंगे तो क्या होगा, उसका वायर बनेगा, वो तो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से सल्फर है, फास्फोरस है, अगर इनको हम हैमर से पीटे तो ये भी छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, वो उनको अगर हम हैमर से तोड़ें या किसी चीज से तोड़ें तो वो टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे, ना उनकी थिन शीट बनेगी, ना ही वो मेलेबल है और ना ही वो डक्टाइल है, ना ही उनका वायर बनेगा। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। क्लियर? तो ये चीज हमने किसमें समझ ली, ब्रिटल में। अच्छा, यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, वो कौन सा है, डायमंड। डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल है, तो डायमंड सॉफ्ट नहीं है, तो अगर उसको हम तोड़े तो वो छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट नहीं होगा, है। हार्डेस्ट मटेरियल है, हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग मेटल है, सॉरी नॉन मेटल है ना, कार्बन का फॉर्म है। क्लियर? अब इसके बाद क्या है, हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हमने जैसे मेटल्स में पढ़ा था कि मेटल्स में जनरली क्या होता है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि वो टेम्परेचर जिसपे कोई सब्सटेंस मेल्ट हो जाए, और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिसपे कोई सब्सटेंस बॉइल हो जाए। जैसे वाटर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो जाता है, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट है। और आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, पानी में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये तो हमने समझ लिया मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो मेटल्स में क्या है, मेटल्स में हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है जनरली।
लेकिन नॉन मेटल्स में क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट। जनरली इसके लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे सल्फर है वो 114 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट हो जाता है, और फॉस्फोरस उससे भी कम 44 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, और वो क्या है, वो है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट कब मेल्ट होता है, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 3700 डिग्री सेल्सियस। मतलब ग्रेफाइट जब मेल्ट होता है तो उस वक्त कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 3700 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस टेम्परेचर पे ग्रेफाइट जो है वो मेल्ट होता है। तो ये भी इसका एक एक्सेप्शन हो गया। ठीक, तो आप एक्सेप्शंस, मैं बार बार कह रही हूं कि आप एक्सेप्शंस को बहुत अच्छे से याद करना। ठीक है, अब नेक्स्ट किस पे आ गए, नॉन सोनरस। तो हमने इसको भी पढ़ा था अपने पहली क्लासेस में कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, जब मेटल पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा था कि मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। मतलब जब हम मेटल्स को किसी चीज के साथ बजाएंगे तो उसमें कैसी साउंड आएगी, रिंगिंग साउंड आएगी ना। तो इसीलिए तो हम लोग जो बेल है, या स्कूल की जो बेल्स होती हैं, या जो टेम्पल्स की, मंदिरों की बेल होती है, वो कैसी होती है, वो मेटल की बनी होती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक हाई पिच की रिंगिंग साउंड आती है ना। लेकिन नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन सोनोरस होते हैं। तो इससे हम क्या समझे, इससे हमने समझा कि जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं। क्लियर। तो ये जब आप डिफरेंसेस याद करोगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के, तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, तो मेटल्स का क्या हो गए, मेटल्स हो गए सोनोरस, और नॉन मेटल्स हो गए नॉन सोनोरस। क्लियर। अब और कौन सी प्रॉपर्टी है, लास्ट में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दे रही हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं आराम से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो नॉन मेटल्स क्या हुआ है, नॉन मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की ज्यादा क्वालिटी होती है। ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयन हो जाते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ज्यादातर नॉन मेटल्स। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो ये कुछ जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज किसके बारे में पढ़ी, हमने नॉन मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को आज की क्लास में हमने समझा। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ेंगे और डिफरेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में समझेंगे। तो जो नेक्स्ट क्लास है उसको भी आप मिस मत करिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मुझे लगता है कि आज आपने बहुत अच्छे से नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ ली है। लेकिन अगर फिर भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स है या आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ लोगे। और आपको क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे और बच्चे भी इस चैनल को देख सकें। और मेरे फेसबुक पे जो मेरा पेज है स्टडी विद वंदना मैम, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।